हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं वो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। इसको स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले थोड़ी जनरल बातें या थोड़ी बेसिक बातें बताना कि कितने लेक्चर अपलोड किए जाएंगे इस चैप्टर के लिए, क्या क्या टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। वैसे तो आप लोगों का सिलेबस थोड़ा कट ऑफ कर दिया गया है, लेकिन मैं आपका पूरा चैप्टर अपलोड करूँगा जिससे कि आपका थोड़ा बेसिक तैयार हो, आपको रटना ना पड़े। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तो बिल्डअप नहीं मिलेगा उस चैप्टर को क्लियरली प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसको देखते रहिएगा। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स जैसे तो मैं लिखवाता चला जाता हूँ, कुछ कुछ बात मैं बोल भी देता हूँ इंपॉर्टेंट, तो वो आपको अगर लगा कर इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट डाउन कर लिए कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका नोट्स बनाने का कि अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करो। एनसीईआरटी की बुक लो, एक बार पढ़ो। एक बार पढ़ने में कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो। जितने बार भी आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको पढ़ो। पर वही एनसीईआरटी ही पढ़ो। जब तक आपकी एनसीईआरटी पे ग्रिप अच्छी नहीं होगी, आगे के या कोई अदर बुक आप नहीं लगा पाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। एनसीईआरटी इज़ द बेसिक बुक। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत बेसिक बुक है, तो सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके जो लेक्चर्स होंगे टोटल या वीडियोस जो आएंगी, वो वीडियोस जो है आपकी 7 to 8 वीडियोस में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है ये, आप चाहो तो 2-3 दिन में बैठ के ये कंप्लीट कर सकते हो। और वीडियो की लेंथ भी मैं ज़्यादा बड़ी नहीं रखता हूँ, 15 to 20 मिनट्स और हार्डली 25 मिनट्स इतनी जाती हैं। ठीक है, बस आप लोगों को स्टडी करनी है, इस तरीके से थोड़ा स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब इस चैप्टर को समझने से पहले देखो, हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड के बारे में हम लोगों को पूरी स्टडी करनी है। आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सभी के सभी सॉलिड है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें क्या है, सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब सॉलिड जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़रूरी नहीं है हर एक सॉलिड एक जैसा हो, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं या अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं डिपेंड किस पर करती हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनके नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी कि आपको पता है जो सॉलिड है, सॉलिड क्या मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये मैटर है। ये भी जब बना होगा तो कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो यानी कि किस तरीके से पार्टिकल मिलकर बना है, ठीक है, और उनकी स्पेसिंग किस तरीके से देना है, कैसा ऑर्डर एंड पार्टिकल्स का ऑर्डर कह लो या फिर अरेंजमेंट कह लो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा चीज़ है, और इनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके से बाइंडिंग फोर्सेस आप लोगों के लगने वाले हैं। बाइंडिंग फोर्सेस ही हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि जो सॉलिड है वो किस तरीके का हो या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सॉलिड्स के स्ट्रक्चर को पढ़ना क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी किस किस स्ट्रक्चर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें तो इसका ओवरव्यू हो गया। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा बिल्डअप दे रखा है, वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद आप एनसीईआरटी 1-2 बार और पढ़िए तो उससे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अब जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, या छोटी क्लास नहीं कहूँगा मैं, 11th में और 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है, जो मैटर जो होता है, मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। यानी कि मैटर हम लोगों ने जनरली पढ़ा है वो 3 स्टेट्स में पढ़ा हुआ है, 3 स्टेट्स में स्टडी किया हुआ है। कौन कौन सा, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, इन सभी चीज़ों में स्टडी किया हुआ है। हम लोगों को लिक्विड और गैसेस से मतलब नहीं, इधर हम लोग स्टडी करेंगे किसकी, सॉलिड की स्टडी करने वाले हैं, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, अब अगर हम कुछ कंडीशंस फिक्स मान लें, यानी कि गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर के अंदर अगर हम ये जानना चाहें कि कौन सी स्टेट जो है ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, विच स्टेट इज मोर स्टेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो डिपेंड करता है 2 अपोजिंग फैक्टर पर। यानी 2 इस तरीके के फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं। 2 अपोजिंग फैक्टर विच डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। स्टेट की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, सबसे पहला फैक्टर होगा वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब यहाँ पर क्या है, अभी हमने जैसा कि बताया जो सॉलिड है, सॉलिड क्या है, मैटर है, इसका मतलब पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। अब पार्टिकल से जब मिलकर के बना हो तो ऐसे तो बना नहीं होगा, इसका मतलब उन पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं फोर्सेस लग रहे होंगे जो बाइंड अप किए होते हैं। ठीक है, ठीक
ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को पता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में लगते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, जो स्टेट को ये डिसाइड करते हैं कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये काम करता है, ये टेंड्स टू कीप द मॉलिक्यूल क्लोजर। यहाँ पर मॉलिक्यूल लिखने का मतलब ऐसा नहीं है कि सब मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर पार्टिकल समझा जाएगा। जिस टाइप का पार्टिकल्स होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स होते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज में ब्रेक किए जाते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है कि इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस, जो भी चीज़ों से मिलकर कोई भी सॉलिड तैयार किया हुआ है, उनके बीच में लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी एक फैक्टर होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपका जो सॉलिड है, सॉलिड को स्टडी करना है, सॉलिड लिक्विड या कोई भी चीज़ है, तो उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से डिटरमाइन, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी स्टेट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो हमने बताया, ये दोनों के दोनों कैसे फैक्टर होते हैं, अपोजिंग फैक्टर होते हैं। ठीक, तो पहला हमने बता दिया क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का मतलब है मॉलिक्यूल जो भी बने हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेज होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक, और इनका काम क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्सेज लग रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, वो बाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट होता है थर्मल एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या, पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स की अपनी कोई एनर्जी होती है जिस एनर्जी के थ्रू वो बाइंड अप होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उस एनर्जी को आप इंक्रीज करेंगे, यानी कि बाहर से अगर आपने कोई भी टेम्परेचर या हीट वगैरह दिया, हीटिंग एनवायरनमेंट है बाहर सराउंडिंग्स में, तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम यानी कि जो भी आप पार्टिकल या जो भी आप किसी मैटर को स्टडी कर रहे हैं उसकी एनर्जी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसा नहीं है सॉलिड्स के केसेस में कि जो पार्टिकल्स हैं वो भागने लगते हैं। पार्टिकल्स भागते नहीं है, वो अपनी पोजीशन पर रहकर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यानी कि बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं। वाइब्रेट करेगा, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इस तरीके से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्सेस क्या करता है, ये टेम्परेचर उन फोर्सेस को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि ये पार्टिकल्स जो है इनका अरेंजमेंट बिगड़ने लगता है। ठीक है, जो कि स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं, यानी स्टेबिलिटी को बिगाड़ने लगता है वो चीज़। ठीक है, इसीलिए ये दोनों फैक्टर क्या, अपोजिंग फैक्टर होते हैं। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को पास रखने की कोशिश करता है, जबकि थर्मल एनर्जी क्या करता है, थर्मल एनर्जी का काम क्या होता है, थर्मल एनर्जी टेंड्स टू कीप देम अपार्ट। थर्मल एनर्जी उन पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कह लो, ठीक है, या इन दोनों का नेट इफेक्ट कह लो। कंबाइंड इफेक्ट भी बोल सकते हो और नेट इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो इन दोनों के कंबाइंड और नेट इफेक्ट से हम ये बता सकते हैं किसी भी मैटर की स्टेबिलिटी क्या है, या कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो किसी भी मैटर की स्टेबिलिटी को गवर्न करते हैं। दीज आर टू फैक्टर और दीज टू फैक्टर्स आर अपोजिंग इन नेचर टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे के अपोजिंग काम करते हैं, इसलिए इन दोनों का नेट इफेक्ट देखा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता किसी पार्टिकल के बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, थर्मल एनर्जी अगर आपने ज़्यादा कर दी, तो आप ये नहीं कह सकते वहाँ का स्टेबिलिटी है। दोनों ही चीज़ें बराबर रूप से होनी चाहिए, यानी दोनों का एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी कुछ आपने पढ़ी होंगी 9th क्लास में, सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड्स की खास बात होती है, सॉलिड्स में क्या होता है, उनकी डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होती है और शेप भी होता है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस उनके बीच में कैसे होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो भी डिस्टेंसेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। उनके बीच में लगने वाले या उनके बीच में जो भी डिस्टेंसेस होते हैं, पार्टिकल्स, डिस्टेंसेस का मतलब पार्टिकल्स जो है बहुत ही पास होते हैं, उनके बीच की स्पेसिंग जो होती है वो कम होती है। ठीक है, अब क्योंकि स्पेसिंग कम होती है तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, फोर्स कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, अच्छा, फिर उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है जिन भी पार्टिकल से मिलके वो सॉलिड तैयार हुआ है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, चेंज नहीं होती, इनकी पोजीशन फिक्स होती है। एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर
मीन पोजीशंस, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सभी के सभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाने के लिए इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। राइटिंग हो सकता है थोड़ी आप लोग को इशू करे, ठीक है, वो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। वैसे मैं बोलता भी हूँ, आवाज़ आपको क्लियर आ ही रही होगी, तो इस चीज़ों से आप दोनों को समझ सकते हैं, दोनों को मिला करके, ठीक है। तो ठीक, और एक प्रॉपर्टी और है, दे आर इन कंप्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की जो आप लोग, जिससे आप पहले ही फैमिली हैं, यानी आप जानते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स का मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होती है, उनका शेप डेफिनेट होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंसेज होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। उनके पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड पोजीशन इसलिए होगी क्योंकि वो सॉलिड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, जैसा कि पहले पॉइंट में देखा गया, ठीक है। एंड कैन ऑसिलेट, और सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, यानी पार्टिकल्स अगर हम अरेंजमेंट बनाएं, किसी सॉलिड के पार्टिकल अगर इस तरीके से हैं तो ये पार्टिकल्स हो सकता है ये ऑसिलेट कर सकते हैं। पोजीशन तो फिक्स है लेकिन वो ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन का मतलब ये चीज़ होती है, जैसे पार्टिकल अगर ये है, ये पार्टिकल, दो पार्टिकल हमने दिखा दिए, काफ़ी पार्टिकल आप दिखा सकते हैं, तो ये पार्टिकल अपनी मीन, इसकी पोजीशन है, तो इस पोजीशन से इधर भी हो सकता है, यानी इधर हो सकता है, और इस पोजीशन से इधर हो सकता है। ऐसे ये पार्टिकल, ऐसे ही सभी के सभी पार्टिकल अपनी पोजीशन से थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो सकते हैं। वो ऑसिलेट यानी इस तरीके से वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं, यानी पार्टिकल इधर है तो थोड़े टाइम बाद इधर होगा, फिर इधर होगा, यानी बीच में वो रहेगा। अपनी एक्चुअल पोजीशन तो उसकी ये होती है, और इससे बैक एंड फोर्थ इस तरीके से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। सभी के सभी पार्टिकल थोड़ा थोड़ा ऐसे क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, ठीक है। और सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। क्यों इनकम्प्रेसिबल होते हैं? क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस ही नहीं होती है। आप किसी भी सॉलिड को दबाने की कोशिश करेंगे दबेंगे नहीं। क्यों नहीं दबेंगे? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग ही बहुत कम, या तो आपको लग रही होगी ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। सॉलिड्स काफ़ी कंजस्टेड होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेसेस ही नहीं होते हैं, तो जब वो दबते ही नहीं है इसलिए वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको दबाया नहीं जा सकता। और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आनी चाहिए, ठीक। फिर हम लोग स्टडी करते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे सॉलिड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, सॉलिड तो हैं, लेकिन क्या वो एक्चुअली ये सभी के सभी पैरामीटर को फॉलो करते हैं? अब जैसे मैं रबर का एग्जांपल लें, रबर है, स्पंज है, क्या वो सभी इनकम्प्रेसिबल है? नहीं है, लेकिन फिर भी वो सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में जब एग्जाम्पल्स देखे होंगे तो उनमें आते हैं। तो ऐसा क्यों है? सॉलिड्स होते हुए भी इनकम्प्रेसिबल है, तो इसलिए हम लोग सॉलिड्स को सिर्फ 2 कैटेगरी में यहाँ पर क्लासीफाई करने वाले हैं, जिनको आपको स्टडी करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर हम यहाँ पे लिखें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को हम लोग 2 तरीके से मेनली यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहली फॉर्म जो होती है वो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जो दूसरी फॉर्म होती है वो कौन सी फॉर्म होती है? वो होती है अमॉर्फस फॉर्म। अमॉर्फस फॉर्म, ये 2 फॉर्म होती हैं, ठीक है, इस तरीके से फॉर्म होती हैं। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स का मतलब इसमें काफ़ी सारे क्रिस्टल्स होते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएंगी सब चीज़ें, आगे चल के मैं सब समझा दूंगा। लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, अभी तो वैसे भी एक ओवरव्यू टाइप का हम दे रहे हैं, आगे चल के जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाता है चीज़ों को और क्लैरिफिकेशन मिलता जाता है, और सभी चीज़ें आपके समझ में आती चली जाती हैं। एक स्टोरी की तरीके से आप मान सकते हैं इसको। लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स इसमें पाए जाते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और हर एक क्रिस्टल को ईच हैविंग, हर एक क्रिस्टल की डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। यानी कि सभी क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? डेफिनेट होती है। ज्योमेट्रिकल शेप होता है एक, ऐसा नहीं है एक क्रिस्टल अलग है, एक क्रिस्टल क्यूबिकल शेप में, दूसरा क्रिस्टल पिरामिडल शेप में, इस तरीके से नहीं होगा। सभी के सभी अगर हैं, अगर हम एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर स्टडी कर रहे हैं, तो जैसा एक क्रिस्टल होगा वैसे ही दूसरा क्रिस्टल, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, इनका ज्योमेट्रिकल शेप सेम होता है, ठीक है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का जो भी अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है? वो ऑर्डर्ड होता है। ऑर्डर्ड का मतलब कि अगर एक ही तरीके के क्रिस्टल्स आपने लगाए हुए हैं, वो क्रिस्टल्स को अगर आप हर डायरेक्शंस में आप मूव करेंगे, हर डायरेक्शन का मतलब जैसे मान लिया हमने कि इस तरीके का एक क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर पार्टिकल्स लगे हुए हैं, तो एक क्रिस्टल हमने माना, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्रिस्टल, ये तो हमने माना है क्रिस्टल। अब ऐसा क्रिस्टल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। सब जगह अगर इसी शेप का अगर हम क्यूबिकल टाइप के क्रिस्टल को आगे पीछे चारों डायरेक्शन, थ्री डायमेंशनल डायरेक्शन में अगर हम इसको फैलाते चले जाएं, तो एक पूरा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी
ज़्यादा डिस्टेंसेस तक, या ऐसा कह लो कि बार बार रिपीट करने पर हमें सेम पार्टिकल्स ही मिलता चला आता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो अगर एक टाइप का पार्टिकल यहाँ पर हम देखें, जैसे अगर हमने देखा एक टाइप का पार्टिकल लगा हुआ है, तो एक डायरेक्शन में आपको एक ही टाइप का पार्टिकल मिलेगा, ठीक है, और ये आगे चलता चला जाएगा, रिपीट करता जाता है, ठीक है। और मान लो हमने इधर दूसरी टाइप का पार्टिकल लगाए, इस तरीके से पार्टिकल लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमने हॉलो से दिखा दी, ये हमने सॉलिड कर दिए, ठीक है, इस टाइप के पार्टिकल, तो इस डायरेक्शन में इस टाइप के पार्टिकल्स। अब ऐसा नहीं होगा कि दोनों पार्टिकल मिक्सअप होकर आपको मिले, एक ऑर्डर के रूप में मिलेगा। अगर इधर आपको हॉलो यानी कि एक अलग टाइप के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, तो इस टाइप में आप इस डायरेक्शन में आपको अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे और इस डायरेक्शन में आपको अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेस तक ये रिपीट होते चले जाता है, इसी तरीके का पैटर्न, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न चलता चला जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि NaCl है, क्वार्ट्स है। अच्छा, ये एक वर्ड आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, क्वार्ट्स, या आपने डेली और डे टू डे लाइफ में आप इसको डेली देखते होंगे, लेकिन कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ की स्टडी आप लोग खुद करें, ये क्वार्ट्स क्या है और क्यों यूज़ किया जाता है, और कहाँ पर, जहाँ पर भी इसका यूज़ होता है क्यों यूज़ होता है, या किस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, या अगर वहाँ पर यूज़ हो रहा है तो कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी होगी इसकी, तभी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म का, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का होने का मतलब क्या है, इनका एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ होता है कि अगर आपको इनके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना है तो उसको आपको थोड़ी मतलब ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, जिससे कि आप उसको मेल्ट कर पाए। मेल्ट करने का मतलब क्या है, मेल्ट करने का मतलब कोई भी सॉलिड अगर मेल्ट हो रहा है तो वो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है। लिक्विड में चेंज होने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिक्विड में चेंज हो गया, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं, इंग्लिश के साथ नहीं, हमने सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। केमिकल और साइंस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, सॉलिड्स का मतलब वो है कि आपकी जो स्पेसिंग है वो काफ़ी पास पास है। अगर आप इसको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लगाते और लिक्विड में चेंज करना चाहते तो उसके बीच की जो है स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए वो लिक्विड कहलाएगा। ये आपका सॉलिड बोला जाता है, ये आपका लिक्विड बोला जाता है। तो मेल्ट करने का मतलब क्या है कि आप उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं। तो स्पेसिंग अगर आपको बढ़ानी होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, या ऐसा कह लो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। और एक हमने प्रॉपर्टी पहले ही पीछे डिस्कस कर दी थी, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टल अगर डिजाइन है, उसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी इस डायरेक्शन में क्योंकि पार्टिकल्स अलग लगे हुए हैं, प्रॉपर्टी अलग होगी। इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स अगर ऐसे लगे हुए हैं तो प्रॉपर्टीज ऐसी होगी। ऐसा नहीं हो सकता बीच में पार्टिकल मिक्सअप हो जाए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही नहीं क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है अलग अलग डायरेक्शंस में आप पार्टिकल्स के अलग अलग डायरेक्शन में आप मूव करते जाएंगे, वहाँ पर आपको अलग अलग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलता चला जाएगा। अब क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, या ऐसा कह लो पार्टिकल्स अलग अलग लगे हुए हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑन मूविंग डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है, ऑन मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिफरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं, क्योंकि पार्टिकल्स ही जब हम अलग अलग बोल रहे हैं तो उनकी अलग अलग पार्टिकल्स होंगी, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो सभी पार्टिकल्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टीज भी क्या करती जाएगी, वेरी करती जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमने आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म कवर करा दिया है, ठीक है। दूसरी फॉर्म जो हमने स्टडी करी थी, दूसरी फॉर्म स्टडी करने हम लोग वाले थे, कौन सी फॉर्म थी वो, अमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। अमॉर्फस फॉर्म को आप नो फॉर्म भी बोलते हैं। नो फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इरेगुलर शेप में होती है। यहाँ पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो इरेगुलर है। ऐसा नहीं है पार्टिकल्स, अगर आपको इस तरीके के पार्टिकल मिल रहे हैं तो आगे भी आपको उस तरीके के पार्टिकल मिला, हो सकता है आपको ऐसा पार्टिकल मिल जाए, फिर हो सकता है ऐसा मिल जाए, फिर ऐसा मिल जाए। तो इस तरीके की यहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर अरेंजमेंट कहलाता है, ठीक है। कोई भी शेप नहीं होता इनके पार्टिकल्स का, इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है, इरेगुलर शेप है, ठीक। इरेगुलर अरेंजमेंट हो गया, इरेगुलर शेप आपका हो गया। स्ट्रक्चर जो होता है इन लोगों का, या अमॉर्फस फॉर्म का जो भी स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू लिक्विड्स के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर करता है। और शायद यही और इसका एक यही रीज़न होता है कि जो कुछ सॉलिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी क्योंकि लिक्विड्स के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। उनके पास एक टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, ठीक है। आप आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या कुछ क्वार्ट्स इस टाइप के होते हैं जो काफ़ी, जैसा कोई ग्लासेस वगैरह हैं, कुछ टाइम देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो जो ग्लासेस मान लो किसी भी विंडो में या
विंडो में लगी हुई कुछ ग्लासेस हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद होता है क्या, वो ग्लासेस जो है वो एजेस पे क्या हो जाते, थिक हो जाते हैं। एजेस पे थिक होने का ये रीज़न होता है क्योंकि पार्टिकल्स, अगर वो अमॉर्फस टाइप का क्वार्ट्स हम लोगों ने लिया हुआ है, उस ग्लास को बनाने में यूज़ किया हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद होता है, और ये एक काफ़ी टाइम के बाद देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया कल देखने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाता है इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, क्योंकि डे है, नाइट है, टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस के तहत होता क्या है, जो भी पार्टिकल्स होते हैं बार बार वाइब्रेट करके, मतलब उनकी क्योंकि प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, तो फ्लो करते 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 कहाँ हो जाते हैं, वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं। कहाँ पर, इसीलिए जो अमॉर्फस सॉलिड से बने हुए जो भी ग्लासेस होते हैं जो विंडो में यूज़ किए जाते हैं, उनकी जो एजेस हैं वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, ठीक है। इतनी आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। इसकी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, ग्लास है, ठीक है, प्लास्टिक है, रबर है, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ठीक है। ये नेचर में कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। अब आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है, आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि आप अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने पर, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, तो हो सकता है आपने एक पार्टिकल लिया, हो सकता है दूसरा पार्टिकल मिल जाए, फिर ऐसा लिया, हो सकता है दूसरा पार्टिकल मिल जाए, इसी टाइप से हो सकता है ऐसा मिल जाए, और इस टाइप से ऐसा मिल जाए। तो आप इस डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाएं, आप अलग अलग डायरेक्शन में जा तो रहे हैं, लेकिन आपको एक ही जैसी प्रॉपर्टी मिल रही है, या एक ही जैसे पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो पार्टिकल जब एक जैसे मिलेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। इसका मतलब आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर, ऑन मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर पार्टिकल शोज सेम प्रॉपर्टीज। अब सेम प्रॉपर्टीज होने का रीजन क्या है, सेम प्रॉपर्टीज होने का यही रीजन है क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही कुछ इस टाइप से होता है इन सॉलिड्स में, कि आप अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, आपको अरेंजमेंट इस टाइप से मिलेगा कि पार्टिकल्स आपको एक पैटर्न के रूप में मिलेंगे, ठीक है, या पार्टिकल्स आपको मिक्सअप रूप में मिलेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी। क्यों चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जब पार्टिकल्स ही चेंज नहीं होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, ठीक है। इनका जो, जैसा कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बताया था, उनका जो पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। यहाँ पर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब है, जैसे मान लो ये पार्टिकल है, फिर इसके बाद आप मान लो ये पार्टिकल चलता चला आ रहा है, तो ऐसा नहीं है आगे तक यही पार्टिकल फॉलो होगा, या आप इसी पार्टिकल को रिपीट करते करते अमॉर्फस वाले डिजाइन कर लेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल हो जाए, ठीक है, इस टाइप से पार्टिकल लगे हों, इस टाइप से पार्टिकल लगे हों, तो इनकी जो रेंज है वो रेंज शॉर्ट रेंज होती है, मतलब कुछ टाइम तक चलेगी, फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं, यानी पार्टिकल्स का जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो शॉर्ट रेंज तक है, थोड़ी दूरी तक गया, फिर रुक गया, फिर दूसरा पार्टिकल या तीसरा पार्टिकल, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अब क्योंकि आपको सब चीज़ें पता है, ये इनकी स्टेबिलिटी उनके हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, तो इनका अरेंजमेंट भी रेगुलर नहीं होता है। इनको आप जब नाइफ से कट करोगे तो शार्प नहीं कटते हैं, ठीक है, ठीक। और इनका अभी हमने बताया कि अरेंजमेंट के हिसाब से काफ़ी सारे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रॉपर नहीं होता है। तो इस तरीके से कि अगर आप इनको थोड़ा भी मतलब टेम्परेचर देते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड से कम ही टेम्परेचर में इनको आप लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, टेम्परेचर कुछ टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक जो प्रॉपर्टी की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती हैं, एट सम टेम्परेचर इनका ऑर्डर अभी कैसा है, अरेंजमेंट जो है वो अलग अरेंजमेंट होता है। एट सम टेम्परेचर दे बिकम्स क्रिस्टलाइन। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब ये निकाला जा सकता है कि कुछ टेम्परेचर पर कुछ ऐसा टेम्परेचर हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है उनके बीच में आप टेम्परेचर कम या ज़्यादा करके उनका शेप वो स्टेबल है, उनको आप लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अमॉर्फस में गुंजाइश होती है, ठीक है। यानी कि अब क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन का मतलब कि उनके पार्टिकल्स को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दो। ऑर्डर में हम कैसे अरेंज करेंगे, जादू से तो नहीं जाएगा, अपने आप होगा नहीं। तो यानी कि आप एक टेम्परेचर को इस तरीके से टेम्परेचर हम सेट करें कि जो भी पार्टिकल्स पहले अमॉर्फस में इधर उधर बिखरे हुए थे, अगर उन पार्टिकल्स का कैसे भी हम अरेंजमेंट एक क्रिस्टलाइन के जैसा सिमिलर बना पाए, ठीक है, टेम्परेचर को ऑल्टर करके, तो अमॉर्फस सॉलिड को क्रिस्टलाइन रूप में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही हैं, ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट के लिए हो सकती हैं। काफ़ी सारी जो भी इंडस्ट्री वगैरह जो काम हो रहे हैं, जिस टाइप के सॉलिड्स हमें डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आगे डेवलपमेंट तो बढ़ते ही चला जा रहे हैं इन चीज़ों में। तो बस वही चीज़ है कि हम किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके इन चीज़ों को चेंज करके अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, ठीक है।
तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ली पूरी क्रिस्टलाइन की और अमॉर्फस की। यहाँ तक हमने इस तरीके का पूरी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। अब ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बार इसको रीड करना है, नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। ये आप पहली बार में नोट्स नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आप इसको एक बार आपको सुनना है, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर एक दो बार और आप उसको सुन लीजिएगा, तो आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि क्रिस्टल्स को या क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाएगा, ये नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। टिल देन अब जब भी अब मिलना होगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर लिसनिंग।